ये जो स्टैंडर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं HIC 7, ये बात करता है डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट डिवाइसेस। HIC 7, तो इसमें हम स्टेरिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लीनिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। कोई भी इक्विपमेंट है उसको स्टेरिलाइज करने से पहले सबसे पहले क्लीन किया जाएगा, उसमें से विजिबल डर्ट जो है वो निकाला जाएगा, उसको एंजाइम में पहले आप उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको ऑटोक्लेव करेंगे या ETO करेंगे। तो स्टेरिलाइजेशन मेथड होते हैं आपके ऑटोक्लेव या ETO, फ्लैश स्टेरिलाइजेशन भी होता है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। केवल ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर आपको इमरजेंसी में स्टेरिलाइजेशन करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऑटोक्लेव या ETO करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये होता कहाँ है स्टेरिलाइजेशन का। ये होता है आपका CSSD। CSSD मतलब सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। इसका मतलब यह है कि थ्रू आउट द हॉस्पिटल कोई भी आइटम ऑटोक्लेव करने के लिए आपका एक सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई एरिया है, डिपार्टमेंट है, जहां पर आप उस चीज़ को स्टेराइल करेंगे। कुछ हॉस्पिटल्स में CSSD के साथ साथ TSSU भी होता है, थिएटर स्टेराइल सप्लाई यूनिट, जिसको हम बोलते हैं। OT में ही नियर बाय कुछ चीज़ों को फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए, फास्ट स्टेरिलाइज करने के लिए TSSU भी वहाँ पर रखते हैं। क्लियर है? नाउ CSSD की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है इंजीनियरिंग कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए CSSD का। CSSD जो है इसमें जोनिंग की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो जोनिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? जोनिंग का मतलब ये है कि आपका यूनिडायरेक्शन फ्लो होना चाहिए, जो मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि जहां पर हाईली इन्फेक्टेड एरिया हैं, जहां पर सोर्स ज़्यादा है इन्फेक्शन होने का, उन एरिया को यूनिडायरेक्शन फ्लो में होना चाहिए। जैसे आपका OT हो गया, CSSD हो गया, लॉन्ड्री हो गया। यूनिडायरेक्शन फ्लो का मतलब क्या है? डर्टी इंस्ट्रूमेंट कहाँ से एंटर होंगे, क्लीन इंस्ट्रूमेंट कहाँ से डिस्पेंस होंगे, वो सेपरेट एरिया होंगे। सेपरेट एरिया फॉर रिसीविंग ऑफ आइटम्स, रिसीविंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, पैकिंग के लिए, ऑटोक्लेव करने के लिए और स्टेराइल स्टोर करने के लिए आपके पास सेपरेट एरिया होना चाहिए। CSSD आपकी किस टाइप से होनी चाहिए? मेनली 3 जोन में तो डिवाइड होनी चाहिए। एक डर्टी जोन होगा आपका। डर्टी जोन क्या है? बेसिकली जहां पर आपने गंदे इंस्ट्रूमेंट या यूज इंस्ट्रूमेंट रिसीव करेंगे आप। क्लियर है? दिस एरिया कैन बी विजिबल टू एक्सेसिबल टू ऑल। कोई भी इस एरिया में एंटर कर सकता है। तो कोई भी आएगा अपना इंस्ट्रूमेंट लेके, डर्टी इंस्ट्रूमेंट यहां पर आके दे सकता है। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट जोन बनाना होगा, जिसको हम बोलते हैं सेमी स्टेराइल। जहां पर आपने जो डर्टी इंस्ट्रूमेंट हैं वो थ्रू विंडो
पास कर दिए सेमी स्टेराइल एरिया में ऑटोक्लेव होने के लिए। अब इस एरिया में जो भी जाएगा, चाहे वो सेमी स्टेराइल एरिया है, चाहे नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं स्टेराइल एरिया, यानी कि स्टेराइल स्टोर, उस एरिया में जो स्टाफ एंटर करेगा वो अटायर कोड फॉलो करेगा, मतलब कपड़े चेंज करके हैंड वॉश करके ही उस एरिया में जाएगा। डर्टी एरिया में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन क्लीन एरिया में, चाहे वो सेमी स्टेराइल हो चाहे वो स्टेराइल एरिया हो, वहाँ पर वही जाएगा जो प्रॉपर ड्रेस पहन के, जो भी वहाँ का अटायर कोड है CSSD का वो पहन के और हैंड वॉश वगैरह करके जाएगा। इस एरिया में ऑटोक्लेव होगा, यानी कि जो डर्टी इंस्ट्रूमेंट थे उनको क्लीन कर दिया आपने, एंजाइम वगैरह में उसको डुबो के रख दिया, और उसके बाद आपने उसको ऑटोक्लेव किया या ETO किया, एथिलीन ट्राइऑक्साइड। बेसिकली ETO किन आइटम्स को करते हैं आपको आइडिया होगा इसका। जिन आइटम्स को हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते उनको हम ETO करते हैं, ऑटोक्लेव करने से वो खराब हो सकते हैं तो उनको हम ETO करते हैं। तो ऑटोक्लेव या ETO करने के बाद हमारा एक स्टेराइल स्टोर होगा। उस एरिया में हमें टेम्परेचर की मॉनिटर की भी ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमिडिटी मॉनिटर की भी ज़रूरत पड़ती है, एंड देन उसको रिकॉर्ड भी करना है। यानी कि आपके स्टेराइल स्टोर में एयर कंडीशनिंग सिस्टम होना चाहिए, AC होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मेंटेन और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना ज़रूरी है उस एरिया में, नहीं तो ऑटोक्लेव करने के बाद भी, ETO करने के बाद भी इक्विपमेंट आपका डिसइंफेक्ट ठीक से नहीं होगा, स्टेराइल ठीक से नहीं होगा, या किया हुआ भी खराब हो सकता है और उससे इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो सबसे पहले आपने समझ लिया CSSD का जोनिंग के बारे में बात। अब जोनिंग के लिए आप कौन सी गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं? सो जोनिंग के लिए आप CDC की गाइडलाइन फॉलो करें। CDC गाइडलाइंस फॉर डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इसकी जो NABH की बुक में अभी रिकमेंडेड गाइडलाइन है वो 2008 की गाइडलाइंस है, लेकिन मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि कोई भी गाइडलाइन जो आप पढ़ रहे हो उसमें हो सकता है कभी अपडेट आ जाए, तो आपको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि जब NABH का वो 5th एडिशन का बुक लिखा गया तब ये गाइडलाइन 2008 की अवेलेबल है, हो सकता है कल को नई गाइडलाइन आ जाए, उसमें कुछ रिवीजन आ जाए, अपडेट आ जाए, तो आपको अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। देन WHO की गाइडलाइन आप फॉलो कर सकते हैं। HISI, ये क्या होता है? हॉस्पिटल इन्फेक्शन सोसाइटी इंडिया। सो HISI की गाइडलाइन भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा HTM, मैं आपको डिफरेंट गाइडलाइंस बता देता हूं। HTM हेल्थ टेक्निकल मेमोरेंडम, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आप शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लीजिए, आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कोई आपसे पूछेगा इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में तो कुछ तो बता पाएंगे आप, तो इसलिए आपको बेसिक शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए, इसका क्या फुल फॉर्म है, कौन कौन सी गाइडलाइन रिकमेंडेड है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। सो CSSD जोनिंग की हमने बात कर ली, गाइडलाइंस की बात कर ली, हम कौन सी गाइडलाइन फॉलो करेंगे अपना CSSD बनाने के लिए और CSSD में जो प्रोसेसिंग करना है उसके लिए। हमने बात कर ली ऑटोक्लेव की, ETO की,
इसके अलावा अब हम बात करने जा रहे हैं डिसइंफेक्शन की। अब डिसइंफेक्शन क्या होता है? जो आइटम्स को ना हम ऑटोक्लेव कर सकते, ना हम ईटीओ कर सकते, हम डिसइंफेक्शन यूज करते हैं। वो डिसइंफेक्शन को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। लो लेवल डिसइंफेक्शन, मीडियम लेवल और हाई लेवल। सो इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का है, इक्विपमेंट किस टाइप का है, क्या यूज में आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए आपका पॉलिसी डेवलप होगा, प्रोटोकॉल डेवलप होगा डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन का। तो क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन का आपका प्रॉपर एक पॉलिसी डेवलप होगा, जिसमें आपको हर इक्विपमेंट के लिए लिखना होगा कि ये इक्विपमेंट है ए, तो इसके लिए हम बी केमिकल यूज करेंगे, जो कि लो लेवल है या मीडियम लेवल है या फिर हाई लेवल डिसइंफेक्शन है। तो हर, जैसे आपका अल्ट्रासाउंड के मशीन में जो आप प्रोब यूज करते हैं, उसको कैसे डिसइंफेक्शन करेंगे, ठीक है। आपका एंडोस्कोप है, आप उसको कैसे डिसइंफेक्शन करेंगे, वो सब प्रोटोकॉल्स आपको उसमें मेंशन करना होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एंडोस्कोप के लिए हाई लेवल डिसइंफेक्शन यूज होता है, साइडेक्स ओपीए जो रिकमेंडेड है। तो आप जो भी केमिकल यूज करेंगे उसको कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे उसको कंपोज करेंगे, बनाएंगे उसको, कितने टाइम की उसकी वैलिडिटी है। जैसे जनरली साइडेक्स ओपीए जो आता है उसकी वैलिडिटी 14 डेज की होती है, या कुछ केस में 28 डेज की भी होती है। वो आपकी जो भी आइटम है उस पर मेंशन होगा कि इसकी वैलिडिटी क्या है। अब वैलिडिटी होने के साथ साथ, ऑटोक्लेव करने के साथ साथ, ईटीओ करने के साथ साथ बात आती है वैलिडिटी ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि ऑटोक्लेव हमने कर लिया, और वो ऑटोक्लेव करने के बाद उस आइटम की वैलिडिटी कितने टाइम की है। ईटीओ करने के बाद उस आइटम की वैलिडिटी कितने टाइम की है। तो जो आइटम जनरली ईटीओ किए जाते हैं उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। ऑटोक्लेव करने के बाद 72 आवर्स, यानी कि 3 दिन तक आप उस आइटम को स्टेराइल मान सकते हैं। 3 दिन तक अगर वो यूज नहीं हुआ तो आपको दोबारा ऑटोक्लेव करना पड़ जाएगा। क्लियर है? सेम वे ईटीओ का है। और अगर बिटवीन यूज हो गया, बीच में यूज हो गया, तो आपको तो ऑटोक्लेव फिर करना ही करना है। तो वैलिडिटी आपको पता होना चाहिए डिसइंफेक्शन की भी। अगर आप का जो डिसइंफेक्शन मटेरियल है उस पर लिखा हुआ है कि आप इसको 14 दिन तक ही यूज कर सकते हैं, और आपने कहीं पहले हॉस्पिटल में काम किया, वहाँ पर आपके पास डिसइंफेक्शन था, वो 28 दिन तक यूज करते थे आपने यहाँ के प्रोटोकॉल समझे नहीं, पॉलिसी प्रोटोकॉल देखा नहीं, मैनुअल देखा नहीं, और आपने सोचा ये तो हम 28 दिन के लिए करते थे, 28 दिन के लिए कर लेते हैं, तो क्या होगा, ब्रीच हो जाएगा, डिसइंफेक्शन नहीं होगा ठीक से और इन्फेक्शन चला जाएगा। तो नए प्रोटोकॉल्स, नई गाइडलाइंस आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में बात कर रहा था तो उन्होंने कहा सर फायर के लिए तो यही वाला कोड होता है। मैंने कहा ऐसा कहीं गाइडलाइन में नहीं है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल पॉलिसी एनएबीएस ने नहीं डिफाइन किया कि इसके लिए ये कोड करिए। आपको जो समझ में आता है, जो आपका हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, आप वो कोड डिफाइन करिए। जरूरी नहीं कि वही कोड आपको अगले हॉस्पिटल में मिलने वाला है, उनके पास हो सकता है सेम सिचुएशन के लिए कोई दूसरा कोड हो। जैसे डिजास्टर के लिए कोई कोड कुछ यूज करता है, कोई कुछ और कलर कोड यूज करता है। सो इट्स अप टू यू। सेम वे लासा ड्रग के लिए कोई डिफाइंड थोड़ी है कि लोकलाइक ड्रग होगा तो ये कलर में रखना है, साउंड अलाइक है तो ये कलर में रखना है। इट्स योर पॉलिसी, योर हॉस्पिटल। सो आपकी जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी डिसाइड करती है कि मेरे हॉस्पिटल में ये प्रोटोकॉल फॉलो होगा, वही आपके रूल्स रेगुलेशंस बन जाते हैं, प्रोवाइडेड दैट उसके लिए रिकमेंडेड गाइडलाइन फॉलो की गई हो। जो बेस्ट गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रख के वो प्रोटोकॉल पॉलिसीज बनाई गई हो। कोई गाइडलाइन नहीं है तो टीम आपकी बेस्ट है उस चीज़ को जजमेंट करके क्या प्रोटोकॉल पॉलिसीज बनानी है। बट अगर गाइडलाइंस अवेलेबल हैं तो उन गाइडलाइन को ही फॉलो करके हमें पॉलिसीज डेवलप करनी होंगी।
सो ऑटोक्लेव की वैलिडिटी की हमने बात की, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है, वो है ऑटोक्लेव सेट या आपका ईटीओ सेट। जो आपने ऑटोक्लेव या ईटीओ किया, इस पर वैलिडिटी मेंशन होना चाहिए। वैलिडिटी से क्या होगा, जिस भी एरिया, जिस भी डिपार्टमेंट में ये इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए हैं, उनको पता लग जाएगा कि अरे ये तो एक्सपायर हो गया, तो वो चेक कर लेंगे और उसको दोबारा ऑटोक्लेव करने या ईटीओ करने के लिए भेज देंगे। तो आपने उनको एजुकेट कर दिया कि ये वैलिडिटी है और आपको इसको हमें रिटर्न करना है, अगर ये यूज नहीं होता है इस टाइम तक तो उसको रिटर्न करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मेंशन करेंगे हम ऑटोक्लेव सेट या ईटीओ सेट पे। कुछ लोग इसके लिए ना गन का भी यूज करते हैं जो ऑटोमेटिक जनरेट करता है। तो आपका लॉट नंबर या बैच नंबर मेंशन होगा आपके सेट पे। इसके अलावा एक्सपायरी, डेट ऑफ ऑटोक्लेव या डेट ऑफ ईटीओ, किस दिन ऑटोक्लेव किया या किस दिन ईटीओ किया, वो मेंशन होगा उस पे। ऑटोक्लेव सेट के ऊपर मशीन नंबर भी मेंशन होगा। मशीन नंबर मतलब आपके पास 4 ऑटोक्लेव हैं या 2 ऑटोक्लेव हैं, तो कौन से ऑटोक्लेव से इसका स्टेरिलाइजेशन किया गया। सेम प्रोटोकॉल फॉर ईटीओ, तो आपको बैच नंबर, सीरियल नंबर या लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ ऑटोक्लेव, डेट ऑफ ईटीओ और मशीन नंबर भी मेंशन करना होगा सेम सेट पर। और सेम थिंग आपके रजिस्टर में भी मेंशन होगी। सो आपका एक ऑटोक्लेव या ईटीओ का रजिस्टर होगा जिसमें आप मेंशन करेंगे किस डेट पर, किस टाइम पर आपने ऑटोक्लेव किया, कितना टेम्परेचर सेट किया था, वो टेम्परेचर क्या था, कितने बजे से कितने बजे तक आपने उसको ऑटोक्लेव किया, क्या टाइम था, ड्यूरेशन ऑफ ऑटोक्लेव, और कौन सा इंडिकेटर यूज किया। अब इंडिकेटर क्या है यहाँ पर, इंडिकेटर है कि जो आप ऑटोक्लेव कर रहे हो या ईटीओ कर रहे हो उसके लिए आपने स्टेरिलाइजेशन को कंफर्म करने के लिए आपने क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। तो जनरली जो रिकमेंडेड है एज पर सीडीसी गाइडलाइन, एक तो आप टेप यूज करते हो, एक आपका केमिकल इंडिकेटर होता है जैसे कि क्लास 5 या 6, देन आपका बोविडिक टेस्ट होता है और आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है। सो ये क्या है, आपके इंडिकेटर्स कहलाते हैं। सो आपने एक टेप यूज किया जिस पे वो येलो येलो लाइनें होती हैं जिसको आप टेप को प्लेस करते हैं, चिपकाते हैं और उसका कलर चेंज हो जाता है, उससे पता लगता है कि आपका ऑटोक्लेव एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे पहुंच गया। केमिकल इंडिकेटर, तो इसको तो आप सेट के ऊपर चिपकाते हैं टेप को। जो केमिकल इंडिकेटर है इसको आपको कैसे यूज करना होता है, आपको सेट के अंदर डालना होता है। तो आपने जब ऑटोक्लेव किया, जो भी लॉट लगाया उसमें आपने सेट के अंदर एक केमिकल इंडिकेटर डाल दिया। आप रिकमेंडेड है क्लास 5 या क्लास 6 आप यूज करें केमिकल इंडिकेटर। हर बार आपको ऑटोक्लेव, जितनी बार भी आप ऑटोक्लेव करेंगे, चाहे दिन में 4 बार कर रहे हैं, चाहे आप हर 2 दिन में 1 दिन छोड़ के करते हैं, आपको केमिकल इंडिकेटर यूज करना ही करना है। देन बोविडिक टेस्ट। अब बोविडिक टेस्ट में क्या होता है, आपको लीक प्रूफ के लिए होता है। ये आपको सबसे पहले ऑटोक्लेव करने से पहले कोई भी इक्विपमेंट या आइटम को सबसे पहले आपको खाली ये रन करना होता है, बोविडिक टेस्ट करना होता है, उसके बाद ही ऑटोक्लेव चालू करना होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट करने के लिए। तो बोविडिक टेस्ट पहले करना होता है एंड देन बायोलॉजिकल इंडिकेटर, इसको भी आपको डेली करना होता है। मैं आपको साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बताता जा रहा हूं, ठीक है। सो ये आपको हर सेट पे लगाना है, ये आपको सेट के अंदर यूज करना है, ये भी डेली करना है।
बोविडिक टेस्ट भी डेली करना है, फर्स्ट सबसे पहले रन करना है इसको, और बायोलॉजिकल इंडिकेटर आपको वीकली यूज करना है। ठीक है, ये कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपको वीकली बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज करना है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या होता है बेसिकली, ये एक कैप्सूल टाइप का होता है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं। आपने इसको ऑटोक्लेव किया, ये भी सेट के अंदर डाला जाता है, इनसाइड डाल के ऑटोक्लेव करना, तो इस सेट के अंदर डाला, इसको हम लैब में टेस्ट करने के लिए भी भेजते हैं। तो अगर इसमें जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं अगर वो किल नहीं हुए, इट मीन्स हमारा स्टेरिलाइजेशन सिस्टम फेल हो गया, हमारा ऑटोक्लेव या ईटीओ ठीक से नहीं हुआ, वी हैव टू रीलुक। ठीक है, तो अगर फेल हो गया तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको दोबारा ऑटोक्लेव करते हैं, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि कौन से ऑटोक्लेव मशीन से हुआ था पिछली बार, क्योंकि आपने उस पर क्या किया हो, लेबलिंग की हुई है। तो आपको अपने हर ऑटोक्लेव या ईटीओ सेट पर लेबलिंग करना होगा, जो मैंने आपको बताया, लॉट नंबर, बैच नंबर, डेट ऑफ ऑटोक्लेव या डेट ऑफ ईटीओ, डेट ऑफ एक्सपायरी, ऑटोक्लेव मशीन नंबर या ईटीओ मशीन नंबर। अगर आपके पास कई सारी मशीन्स हैं, तो कई सारी मशीन्स नहीं है तो आपको मशीन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आप इसको हम बोलते हैं रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है, जब भी फेलियर होगा आपका इंस्ट्रूमेंट के स्टेरिलाइजेशन में, तो हम उसको रिकॉल करते हैं। अब क्या होता है, किन किन सिचुएशंस में कर सकते हैं वो आप समझिए। रिकॉल का मतलब है उसको दोबारा ऑटोक्लेव करना। अब दोबारा ऑटोक्लेव तो हम वैलिडिटी की बात भी करते हैं, मान लीजिए 3 दिन की वैलिडिटी है और उसके बाद हम दोबारा री ऑटोक्लेव कर रहे हैं, तो क्या हम इसको रिकॉल कहेंगे? नहीं, तब हम इसको रिकॉल नहीं कहेंगे, क्योंकि जो उसकी वैलिडिटी थी वो वैलिडिटी तक तो स्टेरिलाइज था, उसके बाद आपने ऑटोक्लेव किया क्योंकि इसकी वैलिडिटी स्टेरिलिटी की खत्म हो गई थी। इन दैट केस इट इज नॉट रिकॉल, बट वैलिडिटी के दौरान मान लीजिए 3 दिन की वैलिडिटी थी और इंस्ट्रूमेंट सेंट ओपन किया और देखा कि उसमें मॉइस्चर है, उस केस में वो स्टाफ जो भी उसको ओपन कर रहा है या जो भी डॉक्टर ने उसको देखा, जिसको पता लगा कि स्टेरिलिटी मेंटेन्ड नहीं है, वो रिपोर्ट करेगा सीएसएसडी को, बताएगा, सीएसएसडी उस आइटम को रिकॉल करेंगे, देखेंगे कि कौन सी मशीन से हुआ था, क्या प्रॉब्लम रही है, उसको दोबारा ऑटोक्लेव करेंगे या दोबारा ईटीओ करेंगे, तो उसको हम प्रोसेस को हम रिकॉल कहते हैं। तो एक सिचुएशन हो सकती है कि उसमें नमी रह जाए, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ओपन किया और उसमें वो गिर गया, तब भी स्टेरिलिटी खराब हो गई, तो उसको दोबारा ऑटोक्लेव करना पड़ सकता है। क्लियर है? या उसमें कोई विजिबली आपको दिख रहा है डर्ट, ठीक से क्लीन नहीं हुआ, उस केस में भी ऑटोक्लेव दोबारा से करना पड़ सकता है। तो उस सिचुएशन में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जब भी ऐसा कुछ होगा तो हमें रिकॉल एक रजिस्टर बनाना होगा अपनी सीएसएसडी में, और हमको उसको लिखना पड़ेगा कि क्यों रिकॉल हुआ, क्या रीजन था, कारण क्या था, हम क्यों रिकॉल कर रहे हैं और क्या उसके रीजन थे, कारण थे, क्या हमने करेक्टिव एक्शन लिया उसके लिए कि आगे से इस टाइप की मिस्टेक ना हो, प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? सो रिकॉल आपको समझ में आ गया। रिकॉल मतलब वैलिडिटी के अंदर ही अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक से स्टेरिलाइज नहीं हुआ, वो गिर गया या फिर उसमें मॉइस्चर रह गया, या फिर जो आपका इंडिकेटर है, अभी बताया था ना मैंने आपको कि कल्चर कराया और उसमें बैक्टीरिया किल नहीं हुए, तो फेल हो गया ना, तो इंडिकेटर फेल हो गया, पास नहीं हुआ। कोई भी इंडिकेटर, वो केमिकल इंडिकेटर भी हो सकता है, नॉट ओनली बायोलॉजिकल इंडिकेटर। मान लीजिए ग्रोथ आ गई कल्चर की रिपोर्ट में, तो आपका फेल हो गया, उस केस में भी आपको रिकॉल करना पड़ेगा। केमिकल इंडिकेटर आपने यूज किया और उसका कलर चेंज नहीं हुआ, उस केस में भी आपको रिकॉल करना पड़ेगा। सो रिकॉल के वेरियस रीजन हो सकते हैं आपके। सो रिकॉल क्लियर है आपको, सीएसएसडी की जोनिंग क्लियर है, ऑटोक्लेव क्लियर है आपको, ईटीओ क्लियर है आपको, डिसइंफेक्शन क्लियर है आपको। अब बात करते हैं हम स्टेरिलाइजेशन
या डिसइंफेक्शन मेथड को यूज करते हुए हमको एक पॉलिसी डेवलप करना होगा फॉर आइटम्स जो हम रीयूज करते हैं। रीयूज का मतलब क्या है कि एक बार आइटम यूज किया गया उसको हम ऑटोक्लेव या स्टेरलाइज या डिसइंफेक्ट करके या ईटीओ करके हम दोबारा उसको यूज करते हैं, क्योंकि हम सारे पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, बोविडिक टेस्ट, तो सारे पैरामीटर्स फॉलो करते हुए हम ये ऑथेंटिक कर रहे हैं कि वो आइटम जो है वो फिट फॉर यूज है, उससे कोई इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होगा। तो ये करते हुए हमें पेशेंट को एजुकेट भी करना होगा कि जो इक्विपमेंट या आइटम हम उसके ऊपर यूज कर रहे हैं वो रीयूजेबल आइटम है, रीयूज कर रहे हैं, फ्रेश नहीं है वो आइटम। क्लियर है? क्यों करते हैं रीयूज? कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, अगर पेशेंट कहता है कि नहीं मेरे के लिए तो फ्रेश यूज करिए, तो वो कॉस्ट पेशेंट के बिल में इंक्लूड हो जाएगी। हाउएवर पेशेंट को ये एजुकेट किया जाता है कि हमने सारे पैरामीटर्स प्रोटोकॉल फॉलो किए हुए हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम रीयूज कर रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शन से डरना नहीं है। सो रीयूज का आपका पॉलिसी होगा जिसमें आप वो सारे आइटम्स को मेंशन करेंगे जिसको आप रीयूज करते हैं, ये तो करेंगे ही करेंगे। नंबर ऑफ रीयूज भी मेंशन करेंगे कि n नंबर ऑफ आइटम, a नंबर ऑफ आइटम कितनी बार हम रीयूज कर सकते हैं। जब हमने डिफाइन कर दिया पॉलिसी में कि इस आइटम को हम इतनी बार यूज करेंगे, मैं एग्जांपल बता देता हूं, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। एग्जांपल के लिए डायलाइजर है। अब डायलिसिस पेशेंट को डायलाइजर यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। उसको मान लीजिए आपकी पॉलिसी है कि 3 टाइम्स यूज करेंगे हम। वहीं आपकी पॉलिसी है कि अगर इन्फेक्टेड पेशेंट है, HIV, HBsAg पेशेंट, हेपेटाइटिस C वायरस का पॉजिटिव पेशेंट है, तो उस केस में हम सिंगल यूज करेंगे। तो जब आप सिंगल यूज करेंगे तो आपका सिंगल यूज पॉलिसी हो गया। लेकिन अब जब आप रीयूज कर रहे हैं 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स, वॉट एवर द पॉलिसी, जो भी आपने पॉलिसी बनाई हुई है, तो आपको यह भी इंश्योर करना होगा कि ये पता लग जाए कि 3 टाइम्स यूज हुआ है, 3 टाइम्स ही रीयूज हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक तो रजिस्टर मेंटेन करना होगा रीयूज का। रजिस्टर में आप क्या करेंगे, आप रजिस्टर में लिखेंगे आइटम का नाम, नंबर ऑफ रीयूज स्लैश मैक्सिमम नंबर ऑफ रीयूज, यानी कि 3/1, 2/3, 3/3। इसके बाद इसको रीयूज नहीं कर सकते। तो ऐसी मार्किंग आपको रजिस्टर में करनी पड़ेगी, सो दैट इसको देख के किसी को भी पता लग जाए कि ये आइटम को मैक्सिमम 3 बार यूज करना है या इस आइटम को 5 बार यूज करना है। अगर किसी आइटम को मान लीजिए 7 बार यूज करना है, तो आपके रजिस्टर में एंट्री होगी 1/7 पहली बार जब आप रीयूज कर रहे हैं। तो जब फ्रेश यूज कर रहे हैं तो रजिस्टर में, इस वाले रजिस्टर में एंट्री नहीं होगी, इसका भी ध्यान रखिए। रीयूज रजिस्टर है, ये भी कई बार लोग गलतियां कर देते हैं कि रीयूज आइटम है, इसको हमें दोबारा यूज करना है, तो एंट्री शुरुआत से ही कर देते हैं। पहली बार यूज कर रहे हैं तो चलिए 1/7 लिख देते हैं, दूसरी बार यूज कर रहे हैं तो 2/7 यूज लिख दे, वो गलत हो जाएगा। फिर तो वो 7 की बजाय 6 बार यूज हो रहा है, जबकि करना था 7 बार। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम जब यूज कर रहे हैं तो रीयूज रजिस्टर में एंट्री नहीं करना है। जब सेकेंड टाइम आप पेशेंट को यूज कर रहे हैं तभी तो रीयूज नंबर 1 होगा। क्लियर है? एक है फर्स्ट यूज, एक है रीयूज। रीयूज का मतलब दोबारा यूज कर रहे हो पर पहली बार ही तो कर रहे हो, तो पहली बार जब कर रहे हो तो 1/7 होगा, दूसरी बार कर रहे हैं तो 2/7 होगा, तीसरी बार कर रहे हैं तो 3/7 होगा, और ऐसे ही चलता रहेगा और 7/7 हो जाएगा। उसके बाद उस आइटम को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उसको फर्दर यूज यानी कि रीयूज नहीं किया जाएगा। अब ये जो हमने मार्किंग की है, ये रजिस्टर्स के अलावा वो जो आइटम है उस पर भी करना है, जिससे कि उस आइटम को देख के भी आपको याद आ जाए कि ये लास्ट टाइम यूज करना है, इसके बाद इसको डिस्कार्ड करना है, या ये तीसरी बार हम यूज कर रहे हैं। तो क्लियर रहे, याद रहे, मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि पॉलिसी जनरली क्या होता है, पॉलिसीज तो सब बढ़िया बढ़िया बना लेते हैं और पॉलिसीज को बना के उसको एक कागज में
या कंप्यूटर में रख दिया जाता है। उसको रोज़ ना कोई चेक करता है, ना किसी के पास टाइम होता है कि रोज़ पढ़ पढ़ के चेक करें, और ना किसी को याद रहता है कई बार चीज़ों को। नए स्टाफ को एजुकेट करना भी तो मुश्किल हो जाता है। तो बेटर क्या है कि हम उन चीज़ों को विजिबल कर दें। अगर उन चीज़ों को विजिबल कर देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, किसी को भी पता लग जाएगा कि ये कितनी बार यूज करना है। इवन पेशेंट कैन टेल कि इस पर तो 3/7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तीसरी बार यूज हो रहा है। 7/7 लिखा है, इसका मतलब ये 7वीं बार यूज हो रहा है, इसके बाद इसको डिस्कार्ड कर देंगे। कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो ये रीयूज पॉलिसी आपको बहुत अच्छे से अपना सारे डिपार्टमेंट को इंक्लूड करके कैसे आप एंश्योर करेंगे कि वो जो रीयूज वाला आइटम है वो ठीक से काम करेगा, उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे डायलिसिस की मैंने बात करी, तो वहाँ पर मशीन ही क्या बन जाती है, वैलिडेटेड कर देती है उस आइटम को, डायलाइजर को। अगर वो मशीन डिनाई कर देती है, उसके क्राइटेरिया है कि अगर इतना पैरामीटर्स ठीक हैं तो उसको रीयूज करेंगे, नहीं तो उसको फेल कर देगी मशीन। तो अगर मशीन ही फेल कर रही तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आपको एक प्रोटोकॉल पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितने टाइम आप उसको रीयूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मशीन फेल कभी करती है 8 बार, कभी करती है 10 बार, कभी 15 बार, तो जब जैसा होता है वैसा देख लेते हैं। नहीं, आपको पूरा उसका एनालिसिस करके, सर्विलेंस करके आपको एक प्रोटोकॉल पॉलिसी बनाना पड़ेगा रीयूज के लिए कि आप किसी आइटम को रीयूज कितनी बार करेंगे। ठीक है। सो इस स्टैंडर्ड में बेसिकली हमने CSSD की जोनिंग की बात करी, ऑटोक्लेव क्या होता है आपको समझ में आ गया, TSSU की भी हमने बात करी, ETO की बात करी। जो आइटम्स हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, जैसे एम्बू बैग है, हम उसको ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा, तो उसको हम ETO करते हैं। और जिसको हम ऑटोक्लेव या ETO कुछ भी नहीं कर सकते, उसको हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्शन डिफरेंट केमिकल्स यूज करके। और केमिकल्स के भी टाइप होते हैं, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल डिसइंफेक्शन होते हैं। तो जिस टाइप का आइटम है, जैसी उसकी यूज है, उसके हिसाब से हम डिफरेंट इन्फेक्शन प्रोटोकॉल्स, डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल्स, केमिकल्स यूज करते हैं। ठीक है। एंड देन रीयूज आइटम्स क्या होते हैं, वो हमें लिस्ट बनाना है, उसको पॉलिसी रजिस्टर बनाना है, उस पर आइटम पे लिखना है, स्टेरिलिटी मेंटेन करना है, लेबलिंग करना है। जो ऑटोक्लेव आइटम है हमारे, उसको लेबलिंग भी करना है। जो पर्सन है उसको अटायर कोड चेंज करके ही ऑटोक्लेव में के स्टेराइल या सेमी स्टेराइल एरिया में अंदर जाना है। प्लस जो आपका स्टेराइल एरिया है वहाँ पर आपका एयर कंडीशनिंग होगा। क्लियर है। उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का भी मॉनिटरिंग होगा। और इतना ही नहीं, जहाँ पर भी आप स्टोर करेंगे, अगर उस आइटम को ले जाके कहीं पर भी रख रहे हैं तो वहाँ पर भी वही प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। आइटम जो आप ऑटोक्लेव करोगे उसको सील्ड करोगे, पैक करोगे। ठीक है। गन आजकल यूज करते हैं तो वो बेस्ट होती है, वो गन से सारा लॉट नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, वो सब उसमें फिटेड होता है, वो ऑटोमेटिकली उस पर आ जाता है, जिसको हम आसानी से थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। नहीं तो लिखना पड़ता है फिर हाथ से। इसके अलावा हमने बात करी इसमें इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स आप समझ गए सारे। टेप मेथड जो होता है, जिसको भी हम केमिकल कहते हैं। देन आपका क्लास 5 या 6 होता है केमिकल इंडिकेटर, बोविडिक इंडिकेटर एंड देन बायोलॉजिकल इंडिकेटर। अभी तक यही रिकमेंडेड इंडिकेटर्स हैं जिसको आपको अपनी ऑटोक्लेव की ऑथेंटिसिटी देखने के लिए कि वो स्टेरलाइज ठीक से हुआ नहीं हुआ, वो आप इन मेथड्स के थ्रू पता कर सकते हैं। तो ये सारे मैंडेटरी हैं। आपका चाहे हॉस्पिटल छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आपका हॉस्पिटल एंट्री लेवल NABH के लिए जा रहा हो, चाहे फुल NABH के लिए जा रहा हो, चाहे QCI के लिए जा रहा हो, जो इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड्स हैं वो तो आपको सबके लिए फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर कोई चीज़ कॉस्टली है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा तो छोटा हॉस्पिटल है
या हम तो एंट्री लेवल NABH कर रहे हैं, या हम तो केवल QCI कर रहे हैं, हम तो केवल केमिकल यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, आपको सारे ही मेथड फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि बात है इन्फेक्शन की। क्लियर है? सो इस स्टैंडर्ड में यही सब बातें हैं।